हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन हैं। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ आज के क्लास में। आज हम लोग शरीर रचना का ही इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग मर्म विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मर्म विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मर्म क्या होता है। मारयन्ति इति मर्मा, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कहीं अगर चोट लग जाए, कुछ इंजरी हो जाए, तो ये आपकी जान भी ले सकती है, ये मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम मर्म बोलते हैं और इसके बारे में जिस साइंस में डिस्क्रिप्शन है उसको मर्म विज्ञान बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे ये सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे है स्थपनी, सिरा मात्रका, अंश, कक्षधरा, अपस्तंभ, हृदय। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। सर से लेके पैर तक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हाथ में, यहाँ पे आप पाम में भी पॉइंट्स देख सकते हैं। तल हृदय है, कूर्च मर्म है, क्षिप्र मर्म है, कूर्च सिर मर्म है। पैरों में भी आप देख सकते हैं, पैरों में भी तल हृदय है, कूर्च मर्म है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जिनको मर्म कहा जाता है। और ये पॉइंट्स पे अगर किसी बंदे को चोट लग जाए या इंजरी हो जाए तो उसको काफी तकलीफ हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें चोट लगने की वजह से तुरंत ही मृत्यु हो सकती है उस पर्सन की। तो आइए देखते हैं क्या क्या ये सब मर्म डिस्क्राइब किए गए हैं। तो मर्म विज्ञान में सबसे पहले नंबर बताए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मर्म हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। ये टोटल नंबर ऑफ मर्म टोटल होते हैं 107, 107 मर्म होते हैं। ठीक है, तो इनका डिवीजन किया गया है। डिवीजन बहुत प्रकार से किया गया है। सबसे पहले जो डिवीजन किया गया है वो 5 प्रकार का बताया गया है। 5 प्रकार में क्या क्या आ जाता है? मांस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। ये आप लोग देख सकते हैं कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, यानी ये जो मर्म है ये किस चीज से बने हैं। कोई मर्म मांस से बना है, कुछ मर्म सिरा से बनी हुई है, कुछ मर्म स्नायु से बनी हुई है, कुछ मर्म अस्थि से बनी है और कुछ मर्म संधि से बनी है। ये किस चीज से बनी है उसके अकॉर्डिंगली ये डिवीजन किया गया है। तो और नीचे हम लोग नंबर्स भी देख सकते हैं। मांस मर्म टोटल 11 है हमारी बॉडी में, सिरा मर्म 41 है, स्नायु मर्म 27 है, अस्थि मर्म 8 है और संधि मर्म 20 है। टोटल मिला के हो गई 107। तो टोटल मर्म हमेशा 107 ही रहती हैं। ये इस तरह से ये डिवीजन किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मांस मर्म क्या क्या है, सिरा मर्म क्या क्या है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मर्मस इन दी बॉडी। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या था? मांस मर्म। तो मांस मर्म कितनी होती है? 11 होती है। नंबर आपको याद रखना है, मांस मर्म 11 होती हैं। तो ये कहाँ कहाँ होती हैं? एक होता है आपका तल हृदय। तल हृदय 4 होती हैं। तल हृदय आपके पाम में, हाथ में होती हैं ये। ठीक है, तो ये आपका अगर हाथ है तो ये बीच का जो पॉइंट है ये तल हृदय है। वैसे ही पैरों में भी बीच के पॉइंट को नीचे आपके सोल में ये तल हृदय बीच का पॉइंट होता है। ये मैं दिखाऊंगी आगे डायग्राम में। तो अभी आप लोग खाली नाम याद रखिए। तल हृदय 4 होती हैं, 2 हाथ 2 पैर, है ना। और उसके बाद इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती होती है 4, गुद होता है 1 और स्तन रोहित होता है 2। ये चारों जो आपकी हैं वो चारों मांस मर्म है और ये टोटल मिलके हो गई 11। मांस मर्म के बाद आता है सिरा मर्म। तो सिरा मर्म कितनी बताई गई है? सिरा मर्म बताई गई है 41, जिसमें नीला धमनी होती है 4, मात्रिका होती है 4 + 4 = 8, श्रृंगाटक होते हैं 4, अपांग होती है 2, स्थपनी होती है 1, फणा होती है 2, स्तनमूल होती है 2, अपस्तंभ होती है 2, हृदय 1, नाभि 1, बृहति 2 और लोहिताक्ष होती है 4। 2 + 2 4, इधर 2 लिखा है, गलत है, तो ये होती है 4। इसके अलावा और क्या होती है? अपलाप, अपलाप होती है 2, पार्श्व संधि होती है 2, पार्श्व संधि होती है 2 और पूर्वी होती है 4। ठीक है, तो ये मिला के टोटल फिर होंगी 41। यहाँ पे ये छूट गई है, 2-3 नाम छूट गए हैं तो वो मैंने बता दिया आपको। अपलाप, पार्श्व संधि और पूर्वी,
इनको मिला के 41 सीरा मर्म बताए गए हैं। सीरा मर्म के बाद आता है स्नायु मर्म। नंबर 3 में स्नायु मर्म। स्नायु मर्म होते हैं 27। तो 27 स्नायु मर्म में कौन कौन से मर्म आ जाते हैं? आणी, आणी बोलते हैं इसको, आणी 4, विटप 2, कक्षधरा 2, कूर्च 4, वस्ती 1, कूर्च सिरस 4, क्षिप्र मर्म 4, अंश मर्म 2, विदुर मर्म 2 और उत्क्षेप 2। उत्क्षेप, ठीक है। और टोटल मिला के ये कितनी हो गई? 27। नाम याद रखने हैं, नंबर याद रखने हैं ना। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारी रचना में, नंबर वाले क्वेश्चन काफी आते हैं। उसके बाद आता है अस्थि मर्म। नंबर 4 में अस्थि मर्म आता है एक प्रकार जिसमें 8 अस्थि मर्म बताई गई हैं। 8 अस्थि मर्म में कौन कौन सी है? कटिक तरुण 2, नितंब 2, अंशफलक 2 और शंख मर्म 2, ठीक है। तो ये टोटल मिलके हो गई 8। 2 2 2 2 4 प्रकार की अस्थि मर्म है, 2 2 ईच 2 2 संख्या में पाई जाती है, टोटल 8 अस्थि मर्म पाई जाती है। देन नंबर 5 में आते हैं संधि मर्म। संधि मर्म टोटल 20 पाई जाते हैं, ठीक है। तो 20 संधि आपको समझ में आ रहा होगा, जॉइंट्स। तो जहां जहां जॉइंट्स हैं वहां वहां संधि मर्म पाए जाते हैं। तो इनमें क्या क्या आ जाएगा? जानु, ये ऑब्वियसली नी जॉइंट पे है, नी जॉइंट को जानु कहते हैं आयुर्वेद में, है ना। तो जानु दो नी जॉइंट है अपने पास। कुरपर संधि ये आपकी एल्बो जॉइंट है, तो कुरपर 2, सीमंत 5। सीमंत कहाँ पाई जाती है? आपके स्कल पे पाई जाती है। स्कल की जो जॉइंट्स होती है ना, पैरेटल बोन, ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन, उसकी जो जॉइंट्स होती हैं उसको सीमंत बोला जाता है। तो ये 5 होती है। अधिपति 1, ये भी सर पे ही पाई जाती है। गुल्फ 2, पैरों में पाई जाती है। मणिबंध 2, आपकी रिस्ट जॉइंट, ठीक है। कुकुंदर 2, आवर्त 2 और क्रिकाटिका 2। तो ये सब मिला के हो गई 20। ये सारी होती हैं संधि मर्म। आपको नाम याद रखना है और नंबर्स याद रखने हैं। उसके बाद एक और डिवीजन बताया गया है मर्म का। उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसका विशिष्ट कैरेक्टर उसका कैसा है, ठीक है। वो मर्म किस तरह का है, अगर उस मर्म पे चोट लग जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये डिवीजन किया गया है, टाइप्स ऑफ मर्म एंड देयर नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंस वाइज है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विशल्यग्न मर्म, वैकल्यकर मर्म और रुजाकर मर्म। रुजा RUJA, ठीक है। इसको अगर आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जैसा बता रही हूँ वैसे आप हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। तो सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, विशल्यग्न, वैकल्यकर और रुजाकर। इसके नंबर्स भी देख लेते हैं। सद्य प्राणहर मर्म होती है 19। कालांतर प्राणहर मर्म कितनी होती है? 33। और विशल्यग्न मर्म होती है 3 और वैकल्यकर मर्म होती है 44 और रुजाकर मर्म होती है 8। टोटल मिलके हो गई 107। आप कोई भी क्लासिफिकेशन कर लीजिए, 107 मर्म ही आएंगे आपके टोटल, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन जब आप कर रहे हो, नंबर याद रख रहे हो, तो इसको ऐसे याद रखना है कि टोटल इसका 107 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, सद्य प्राणहर मर्म क्या होता है? जो इमीडिएटली डेथ हो जाती है, जिस मर्म पे अगर चोट लगे तो इमीडिएटली डेथ हो सकता है। कालांतर प्राणहर मर्म क्या होता है? इन मर्मों पे अगर चोट लग जाए तो कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, 7 दिन के अंदर इस तरह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तीसरा देखिए विशल्यग्न मर्म है। ये क्या है? इसमें अगर कोई शल्य यानी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट घुस जाए तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को इस मर्म स्थान से निकाल दे रहे हो, अगर उसको विशल्य कर दे रहे हो तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। जब तक शल्य उसमें घुसा रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। अगर आपने शल्य को निकाल दिया, जैसे मान लीजिए किसी को तीर लग गया, तीर इस मर्म पे लग गया, तो वो तीर अगर आप निकाल दोगे खींच के तो उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जब तक वो तीर उस मर्म में बना रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है कि विशल्यग्न मर्म। शल्य अगर निकल जाए तो ये मर्म मृत्यु कारक हो जाता है।
उसके बाद देखिए वैकल्यकर मर्म बताया गया है। वैकल्यकर मर्म में क्या होता है, वो जो पेशेंट है वो विकलांग हो जाता है। ठीक है, इन मर्मों पे अगर चोट लगे तो पेशेंट का वो ऑर्गन खराब हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है, वो विकलांग हो जाता है। और लास्ट में है रुजाकर मर्म। रुजा मतलब पेन। तो ये रुजाकर मर्म में अगर चोट लग जाए तो बहुत सीवियर पेन बना रहता है पेशेंट को। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस हिसाब से इन मर्मों का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर देखिए सद्य प्राणहर मर्म कौन कौन से हैं। सद्य प्राणहर मर्म हमने अभी अभी पढ़े कि 19 होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मर्म आ जाते हैं, श्रृंगाटक आ जाते हैं, श्रृंगाटक 4 होते हैं। अधिपति ये भी सद्य प्राणहर मर्म है, ये 1 होता है। शंख मर्म 2 होते हैं। कंठशिरा 8, गुद 1, हृदय 1, वस्ती 1 और नाभि 1, टोटल हो गई 19। तो ये जो जितने मर्म बताए गए हैं, श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठशिरा, गुद, हृदय, वस्ती और नाभि, ये सारे मर्म जो है सद्य प्राणहर मर्म है। ये तुरंत ही अगर इनमें चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो तुरंत ही पेशेंट की जान चली जाएगी। उसके बाद आता है देखिए सेकंड में कालांतर प्राणहर मर्म, ये 33 बताई गई हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है, वक्ष मर्म आता है 8, सीमंत 5, तल हृदय 4, क्षिप्र 4, इंद्रवस्ती 4, कटिक तरुण 2, पार्श्व संधि 2, बृहति 2 और नितंब 2, टोटल हो गई 33। तो ये मर्म कैसे हैं, अभी बताया था, कालांतर प्राणहर मर्म है ये। इन जगहों पे अगर चोट लगे तो तुरंत मौत नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों में, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर पेशेंट की मौत हो जाएगी। उसके बाद थर्ड आता है विषल्यग्न मर्म। विषल्यग्न मर्म मैंने कहा था कि शल्य अगर उसमें बना रहे तब तक वो जिंदा रहेगा, शल्य आप निकाल दोगे तो वो मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो उसमें 3 मर्म आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है ये। तो 3 मर्म में क्या क्या आ जाता है, उत्क्षेप आ जाते हैं 2 और स्थपनी 1, ये मिलके हो गई 3। उत्क्षेप और स्थपनी ये 2 जो मर्म है ये विषल्यग्न मर्म है, और उत्क्षेप 2 होते हैं और स्थपनी 1 होती है, ये याद रखना है। नंबर 4 में आते हैं वैकल्यकर मर्म। इससे क्या होती है, विकलांगता आ जाती है शरीर में। तो ये 44 होती हैं। इसमें कौन कौन से मर्म आते हैं, लोहिताक्ष 4, जानू 2, उरु 4, कूर्च 4, विटप 2, कुरपर 2, कुकुंदर 2, कक्षधरा 2, विदुर 2, क्रिकाटिका 2, अंश 2, अंश फलक 2, अपांग 2, नीलाधमनी 4, मन्या 4, फणी 4, फणा है ये, फणी नहीं है, फणा मर्म है ये, फणा मर्म ये है 2 और आवर्त 2। ठीक है, तो टोटल मिलके हो गई 44 बोलते हैं ना, 44। ठीक है, तो ये वैकल्यकर मर्म है, 44 मर्म है। आप नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कुरपर मर्म। कुरपर मर्म अभी मैंने बताया था, एल्बो पे पाया जाता है कुरपर मर्म। कुरपर मर्म किस प्रकार का मर्म है, ठीक है, तो कुरपर मर्म हमने पहले पढ़ा था कि ये संधि वाला मर्म है ना, पहले जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। तो ये संधि मर्म है, उसके साथ ये वैकल्यकर मर्म भी है। तो इसके 2 वैरायटीज आपको मिल गई, 2 नाम मिल गए कुरपर के। इसी तरह हर मर्म के 2 नाम आपके पास अभी तक मिल गए आपको। उसके बाद देखिए रुजाकर मर्म। रुजाकर मर्म 5वां ये क्लासिफिकेशन है रुजाकर। इसमें पेन बहुत रहता है। और क्या क्या मर्म आ जाता है इसमें, गुल्फ आ जाते हैं 2, मणिबंध 2 और कुर्च सिरा 4। तो टोटल मिलके हो गई 8। तो ये आप याद रखिएगा, टोटल 8 रुजाकर मर्म होती हैं, जिनमें 2 गुल्फ, 2 मणिबंध और 4 कुर्च सिरा आती हैं। तो मर्म का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। एक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा जो कि किस चीज से बना है ना, अस्थि से बना है, संधि से बना है, मांस से बना है, स्नायु से बना है, सिरा से बना है। तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन एक है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, अगर इसमें चोट लग जाए, क्योंकि मर्म पढ़ रहे हैं, मारयंती इति मर्म है ना, तो कैसे इंसान की मृत्यु हो जाएगी, या वैकल्य हो जाएगा वो, या बहुत पेनफुल होगा। तो वो उस तरह से 5 प्रकार के ये क्लासिफिकेशन किए गए हैं। और लास्ट में एक और क्लासिफिकेशन बताया गया है कि डिवीजन ऑफ मर्म अकॉर्डिंग टू साइट। तो साइट यानी कहाँ पर ये मर्म स्थित है, उसके हिसाब से एक डिवीजन किया गया है।
तो उसमें क्या क्या आ जाता है? शाखा। शाखा मर्म, शाखा यानी हाथ और पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर। तो इसमें कितने मर्म आ जाते हैं? 11-11। एक हाथ में 11 मर्म है और दोनों हाथ मिला के हो गए 22। वैसे ही पैरों में भी 11-11 मर्म है, एक पैर में 11 मर्म होती है, तो दोनों पैर में हो गई 22। तो ये हो गई शाखा। उसके बाद आगे उदर और उरा प्रदेश। उदर यानी एब्डोमिनल रीजन और उरा यानी चेस्ट रीजन, ठीक है। तो एब्डोमेन और चेस्ट में टोटल 12 मर्म पाई जाती हैं। इसके बाद है पृष्ठ। पृष्ठ यानी बैक। बैक में 14 मर्म पाई जाती हैं। और ग्रीवा प्रत्युर्धम यानी ग्रीवा से ऊपर, गले से ऊपर, तो हो गया आपका सिर प्रदेश और गर्दन, है ना। तो इसमें 37 मर्म पाई जाती हैं। वही टोटल आएगा 107। कोई भी क्लासिफिकेशन आप करिए मर्म का, टोटल आपका 107 ही आना चाहिए। 107, 107 आना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन, ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। ओके, तो आइए देखते हैं पादगत मर्म यानी पैरों में कौन कौन से मर्म पाए जाते हैं। तो दोनों पैरों में 11-11 मर्म है। 11-11 मर्म में क्या क्या आ जाती हैं? एक है आपका क्षिप्र। क्षिप्र 2 होती हैं। हम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। आपको मैं बता रही थी कि मैं आपको लोकेशंस दिखाऊंगी कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है क्षिप्र मर्म। क्षिप्र मर्म कहाँ है? आपके फुट में। तो ये दोनों पैरों में क्षिप्र मर्म 2 पाई जाती हैं। उसके बाद आता है तल हृदय। तल हृदय भी 2 पाई जाती हैं। तल हृदय कहाँ पर है? ये वाली डायग्राम देखिए, सोल के नीचे। मैंने बताया था तल हृदय आपकी जो फुट है उसके नीचे की तरफ एकदम बीच में ये पॉइंट पाई जाती है। उसके बाद आता है कूर्चस। कूर्चस कहाँ पे पाया जाता है? ये भी 2 होती हैं। दोनों दो पांव है आपके पास, तो दोनों तरफ एक एक आपका कूर्च मर्म पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये है कूर्च मर्म, ठीक है। ये पोजीशन आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपने पैर में, अपने हाथ में। आप डायग्राम बना के भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कूर्च सिरा। कूर्च सिरा कितनी होती है? 2। दोनों पैर में एक एक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है कूर्च सिरा। कहाँ इसकी पॉइंट है? आपकी एंकल जॉइंट पे। उसके बाद आता है गुल्फ। गुल्फ है 2। तो गुल्फ भी आपके एंकल जॉइंट पे है, लेकिन सामने की ओर है। यहाँ ऊपर वाले फोटो में आप देख सकते हैं, ये गुल्फ है, ठीक है। सामने की ओर गुल्फ है और साइड में है कूर्च सिरा। उसके बाद आता है इंद्रवस्ती। इंद्रवस्ती भी 2 होती है। इंद्रवस्ती कहाँ है? आपकी जो काफ मसल है, ये काफ मसल है, इसके बीचों बीच इंद्रवस्ती पाई जाती है। इंद्रवस्ती पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है जानु मर्म। जानु मर्म भी 2 है। जानु मर्म दोनों पैरों में पाई जाती है। जानु मर्म, जानु मर्म कहाँ पर है? ये आपका जो नी जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर है जानु मर्म, ठीक। उसके बाद है आणी। आणी मर्म भी 2 पाई जाती हैं। ठीक जानु मर्म के ऊपर आपका आणी मर्म है। यहाँ ये जो पॉइंट है, ये है आणी मर्म। उसके बाद है उर्वी। उर्वी कहाँ है? आणी मर्म के थोड़े ऊपर है उर्वी। ये आपके थाई रीजन में ये सारे मर्म पाए जाते हैं, है ना। उर्वी ये 2 होती हैं, दोनों पैरों में 2। यहाँ एक और यहाँ एक। उसके बाद है लोहिताक्ष। लोहिताक्ष भी 2 पाई जाती हैं। लोहिताक्ष कहाँ पर है? उर्वी मर्म के ऊपर। उर्वी मर्म के ऊपर लोहिताक्ष, दोनों तरफ एक एक आपकी लोहिताक्ष मर्म पाई जाती है। ये सामने का है, एंटीरियर सरफेस है बॉडी का, या लेग्स का एंटीरियर सरफेस है, और ये एंटीरियर मर्म है। कुछ पोस्टीरियर मर्म है जो मैंने बताया था अभी, जैसे इंद्रवस्ती पोस्टीरियर सरफेस पे होती है ना। और ये जो उर्वी, आणी, लोहिताक्ष आप पढ़ रहे हैं, ये एंटीरियर सरफेस पे होती है। सरफेस नहीं, मतलब थोड़ी डीप होती है, पैरों के अंदर होती है, सामने की ओर पाई जाती है। उसके बाद है विटप। लास्ट में विटप मर्म, ये भी 2 होती है। विटप मर्म कहाँ पाई जाती है? इंग्विनल रीजन में। इंग्विनल जो रीजन है आपका यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये विटप मर्म कहलाती है। तो हो गई पैरों की 11 मर्म। एक पैर में 11, 2 पैर में 22 मर्म है टोटल। तो ये आप याद रखिएगा, लोकेशन वाइज याद रखिएगा कहाँ कहाँ ये मर्म पाई जाती है। पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपने पैरों में आप पॉइंट बना सकते हैं कहाँ कहाँ ये मर्म पाई जाती है। आप अपने पैरों में पॉइंट बना लेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। उसके बाद ये हो गई लोअर लिम्स की मर्म 22। अब देखते हैं कि हस्तगत मर्म यानी अपर लिम्स, हाथों में कितनी मर्म है। वो भी 11-11 बताई गई थी, 11-11 मिलके हो गई 22। तो हाथों में भी वही मर्म है, नॉर्मली जो पैरों में है वही नाम है हाथों में भी,
बस एक दो थोड़ी से अलग है, वो मैं बता देती हूँ आपको। शिप्रमर्म है, दो शिप्रमर्म कहाँ पर है, ये देखिए, ये वाला फिगर देखिए, इसमें शिप्रमर्म आपके ठीक थंब के मूल में है ना। थंब आपकी जहां से थंब शुरू हुई है, थंब फिंगर, तो वहां पे शिप्रमर्म पाया जाता है। उसके बाद आता है तल हृदय। तल हृदय भी दो है। तल हृदय ठीक पाम के बीचों बीच आपके एंटीरियर सरफेस पे पाया जाता है। उसके बाद है कूर्च। कूर्च भी दो है। कूर्च कहाँ पे पाई जाती है, देखिए फिंगर और आपके इंडेक्स फिंगर और थंब की जो जॉइंट है उस स्पेस में कूर्च पाई जाती है। उसके बाद आता है मणिबंध। ठीक है, हमने पैरों में पढ़ा था गुल्फ, जो कि आपकी एंकल जॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में रिस्ट जॉइंट है, तो रिस्ट जॉइंट को हम लोग बोलते हैं मणिबंध मर्म, वहां पे पाया जाता है मणिबंध मर्म। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं मणिबंध मर्म, ये रिस्ट को बताया गया है। उसके बाद मणिबंध के बाद आता है इंद्रवस्ती। इंद्रवस्ती कहाँ बताई गई है, इंद्रवस्ती आपके फोर आर्म में यहाँ बताई गई है, तो ये पॉइंट है इंद्रवस्ती का। उसके बाद ये भी दो होती है, दोनों हाथ में एक एक इंद्रवस्ती, दो इंद्रवस्ती होती है। कुरपर, कुरपर मर्म भी दो होती है। कुरपर कहाँ पाई जाती है, एल्बो जॉइंट, ये जो एल्बो है यहाँ पे कुरपर पाई जाती है, दोनों हाथों में पाई जाती है, यहाँ और यहाँ दोनों हाथों में। ये हो गई इंद्रवस्ती, ये हो गया कुरपर, ये हो गया मणिबंध। ठीक है, उसके बाद आता है आणी। आणी मर्म भी पाया जाता है। आणी मर्म कुरपर से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। आणी मर्म भी दो होती है। उसके बाद आता है उर्वी मर्म। उर्वी मर्म कहाँ पाया जाता है, आणी मर्म से थोड़ा ऊपर पाया जाता है उर्वी मर्म, यहाँ ये है उर्वी मर्म। उसके बाद आता है लोहिताक्ष। लोहिताक्ष इसके और ऊपर पाया जाता है लोहिताक्ष, आपके अपर आर्म में है ना। उसके बाद आता है कक्षधरा। कक्षधरा भी दो होती है। कक्षधरा कहाँ पाई जाती है, कक्षधरा आपकी पाई जाती है यहाँ, ये जो जॉइंट है आर्म और चेस्ट का जो जॉइंट रीजन होता है वहां पे कक्षधरा पाई जाती है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि कक्षा में ये पाई जाती है। ठीक है, कक्षा प्रदेश में, तो इसको कक्षधरा नाम दिया गया है। ये हो गई टोटल 22। ठीक, याद हो जाएंगी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है उदर और उरोगत मर्म, जो की होती है 12। उदर यानी एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन ऑब्वियसली सामने की ओर देखेंगे, एंटीरियर सरफेस में देखेंगे हम लोग उदरगत मर्म और उरोगत मर्म। उरोगत मतलब चेस्ट रीजन। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक आ जाएगा आपका गुद। गुद रेक्टम उदर में ही होता है ना, तो ये हो जाएगा गुदमर्म एक। वस्ती एक, वस्ती यानी ब्लैडर। नाभि सबको पता है, नाभि एक। हृदय एक और स्तनमूल दो। गुद वस्ती नाभि हो गई उदर की मर्म, और ये जो हृदय स्तनमूल अपलाप और अपस्तंभ, ये जो मर्म है ये उरोगत मर्म है। ठीक है, उरो प्रदेश चेस्ट रीजन के मर्म है। स्तनमूल दो, अपलाप दो और अपस्तंभ दो। डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये हृदय मर्म है और ये स्तनमूल है। स्तन के नीचे स्तनमूल दो, दोनों तरफ पाई जाती है। स्तन रोहित दो। अच्छा, इस लिस्ट में स्तन रोहित का नाम तो नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं स्तन रोहित। ठीक है, स्तनमूल और स्तन रोहित, स्तनमूल दो होती है और स्तन रोहित भी दो होती है, तब जाके मिलकर ये बनेंगी 12। इस लिस्ट में ये स्तन रोहित छूट गया, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो स्तनमूल नीचे, स्तन के नीचे स्तनमूल और स्तन के ऊपर होता है स्तन रोहित, दोनों साइड में होता है, तो दो स्तन रोहित होते हैं। उसके बाद है अपलाप। अपलाप कहाँ होता है, अपलाप देखिए इस वाली फिगर में आपको मिलेगा अपलाप। ठीक, तो ये ठीक कक्षा के ठीक पीछे की तरफ, थोड़ा सा कक्षा प्रदेश के एक्सिलरी रीजन है ना, एक्सिलरी रीजन के थोड़ा पीछे ये आपको मिलेगा, थोड़ा साइड में, पीछे नहीं साइड में आपको मिलेगा। उसके बाद आता है अपस्तंभ। अपस्तंभ कहाँ पर है, अपस्तंभ देखिए हृदय मर्म के ठीक थोड़ा ऊपर अपस्तंभ है, यहाँ चेस्ट रीजन में ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो दो अपस्तंभ पाए जाते हैं। ठीक है, दो अपलाप पाए जाते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो अपलाप साइड में और अपस्तंभ सामने की ओर है। हृदय मर्म के ठीक थोड़ा ऊपर आपका अपस्तंभ मर्म पाया जाता है। तो ये मिलके हो गई 12। गुद एक, वस्ती एक, नाभि एक, हृदय एक, स्तनमूल दो और स्तन रोहित दो, उसके बाद अपलाप दो और अपस्तंभ दो। ठीक, तो ये सारी मिला के हो गई 12
मर्म जो कि उदर प्रदेश और उरह प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पृष्ठगत मर्म। पृष्ठगत मर्म कितनी होती है? 14 होती है, 14 होती है ये। और इसमें क्या क्या आता है? अंश 2, अंश फलक 2, बृहति 2, पार्श्व संधि 2, कटिक तरुण 2, कुकुंदर 2 और नितंब 2। तो टोटल ये मिला के हो गई 14, 14। इधर डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं, ये अंश मर्म है, यहाँ अंश फलक मर्म, उसके बाद बृहति मर्म यहाँ पर है, और ये आपका पार्श्व संधि मर्म भी होता है, यहाँ पे पार्श्व संधि मर्म होता है। उसके बाद आता है कटिक तरुण। कटिक तरुण यहाँ पर है, देखिए नीचे साइड्स में है कुकुंदर, कुकुंदर मर्म होता है, और नीचे होता है यहाँ पे नितंब मर्म। ठीक है, तो दोनों साइड में नितंब मर्म होता है। ये सारी पृष्ठगत मर्म बताई गई हैं, जो टोटल 14 होती हैं, 2-2 मर्म ईच साइड में, दोनों साइड में पीठ में आपकी पाई जाती है। उसके बाद आता है जत्रु ऊर्ध्वगत मर्म। जत्रु मतलब क्लैविकल, क्लैविकल जो बोन होती है आपकी, यहाँ पे देखिए इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये जो क्लैविकल के ऊपर यानी गर्दन और ये जो सिर प्रदेश है, तो गर्दन और सिर में जितने भी मर्म होते हैं उसको जत्रु ऊर्ध्वगत मर्म कहा जाता है। इसमें कितनी मर्म बताई गई है? 37 मर्म बताए गए हैं इसमें। और सबसे पहले आता है शंख मर्म। शंख मर्म ये इसमें छूट गया है, शंख मर्म होती है 2, धमनी आ जाती है 4, मातृका आ जाती है 8। ये सब नेक रीजन में पाया जाता है, मातृका भी नेक रीजन में ही पाई जाती है। ये देखिए सामने ये पॉइंट्स बने हैं, ये पॉइंट्स आपकी मातृका है। 4-4 दोनों साइड में होते हैं, 1 2 3 4, दोनों साइड में 4-4 मिला के हो गई 8। तो मातृका 8 पाई जाती है। उसके बाद है क्रिकाटिका। क्रिकाटिका जो मर्म है वो कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है क्रिकाटिका। ये पीछे की ओर आप लोग देख सकते हैं, नेक रीजन जो है, नेप ऑफ द नेक जिसको बोलते हैं, पीछे ये जो 2 पॉइंट है इनको क्रिकाटिका कहा जाता है। उसके बाद आता है विदुर मर्म। विदुर मर्म आपके भी कहाँ पाए जाते हैं? आपके कान के नीचे, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, देखिए इस फोटो में कान के नीचे दोनों साइड में मिलती है विदुर मर्म। तो ये 2 होती हैं। उसके बाद आता है फणा मर्म। फणा मर्म ठीक नाक के ऊपर, ये जो पॉइंट है ये फणा मर्म है। तो फणा मर्म भी दोनों साइड में 2 पाई जाती है। उसके बाद है अपांग मर्म। अपांग मर्म कहाँ पाई जाती है? अपांग मर्म आपकी पाई जाती है आंखों के पास। तो ये आंखों की जो लैटरल साइड होती है वहां पे ठीक जो पॉइंट आप बनाएंगे वो अपांग संधि होगी, है ना, अपांग मर्म होगा। तो ये जो अपांग मर्म है दोनों साइड में 2 अपांग मर्म पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आवर्त। आवर्त कहाँ पाया जाता है? ठीक अपांग मर्म के थोड़ा ऊपर आपका पाया जाता है आवर्त मर्म। तो ये आवर्त मर्म वैसे दोनों साइड में मिलेंगी, 2 होती है। उसके बाद आता है उत्क्षेप। उत्क्षेप मर्म कहाँ पाया जाता है? देखिए उत्क्षेप मर्म ठीक आपके ये जो कान है, कान के ऊपर हेड में। उसके बाद आता है स्थपनी। स्थपनी 1 पाई जाती है। स्थपनी कहाँ पर होती है? दोनों आईब्रोज के बीच में, ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, तो ये जो बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो वो आपका स्थपनी मर्म होता है। हम लोग जो चंदन का टीका लगाते हैं ये हमारे स्थपनी मर्म को ठंडा रखती है, ये 1 ही पाई जाती है। और इसके बाद आता है सीमंत मर्म। सीमंत मर्म पाए जाते हैं 5। मैंने आपको बताया था स्कल में जो जॉइंट्स हैं आपके फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन के बीच में, ऑसिपिटल बोन के बीच में, ये जो जॉइंट्स हैं इनको सीमंत मर्म कहा जाता है। ठीक, तो ये आपके हेड में ही पाई जाती है। ये जो जॉइंट, 2 पैरेटल बोन के बीच में एक जॉइंट है, ये हो गई 1 2 3 4, और ये ऑपोजिट साइड में भी 1 5। तो टोटल 5 सीमंत पाई जाती हैं। उसके बाद आता है श्रृंगाटक मर्म। श्रृंगाटक मर्म कहाँ पे पाया जाता है? श्रृंगाटक मर्म आपके इस रीजन में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बनी है, ये श्रृंगाटक मर्म है। तो कान के थोड़ा नीचे, विदुर मर्म के नीचे श्रृंगाटक मर्म पाया जाता है। ये 4 होती हैं, 2-2 पॉइंट है, ये 1 और ये 1। ठीक है, 2 पॉइंट है श्रृंगाटक की, 4 पॉइंट्स है, तो 4 मर्म पाई जाती हैं। लास्ट में आता है अधिपति मर्म। अधिपति मर्म 1 ही पाया जाता है। अधिपति कहाँ पर होता है? ये आपका हेड में होता है। देखिए हेड की जो एकदम आपकी वर्टेक्स होता है, हेड पे वर्टेक्स रीजन जो होता है उसके ठीक बीचों बीच अधिपति मर्म पाया जाता है। तो सारे पोजीशंस आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं। तो ये सारे पोजीशंस आप याद रखिएगा कहाँ पे ये मर्म पाई जाती हैं। जत्रु ऊर्ध्वगत मर्म टोटल 37 होती हैं। ठीक है,
तो इस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन या अकॉर्डिंग टू साइट किया गया है। मर्म, कौन कौन सा मर्म किस किस स्थान पे होता है, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन उसका किया गया। तो आई होप आपको तीनों क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, किस चीज से ये मर्म बना है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, अगर चोट लग जाए तो ये किस तरह का रेस्पॉन्ड करेगा। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ये किस जगह पे या किस लोकेशन पे, किस साइट पे ये मर्म मौजूद है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन आपके बताए गए हैं। तीनों क्लासिफिकेशन का टोटल हमेशा 107 ही आएगा, क्योंकि टोटल मर्म संख्या 107 है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए सारे मर्म, तो आपको तीनों क्लासिफिकेशन के हिसाब से हर एक मर्म का आपको 3-3 डिस्क्रिप्शन मिल गया है ना। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं, हर एक मर्म को अलग अलग करके इसको क्या क्या डिस्क्रिप्शन या क्या क्या डिविजन्स मिले हैं, कौन कौन सी क्लास मिली है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो श्रृंगाटक मर्म, श्रृंगाटक मर्म है पहले, सद्य प्राणहर मर्म है, जत्रु के ऊर्ध्व है, जत्रूर्ध्वगत मर्म है, और शिरा से बनी होती है, शिरा मर्म है, ठीक है। उसके बाद आता है अधिपति मर्म। अधिपति मर्म भी सद्य प्राणहर मर्म है, ये भी जत्रु के ऊर्ध्व पाया जाता है, लेकिन ये संधि मर्म है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्वेश्चंस भी काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए शंख मर्म। शंख मर्म भी सद्य प्राणहर मर्म है, जत्रु के ऊर्ध्व पाया जाता है, और ये अस्थि मर्म है। उसके बाद आता है कंठ शिरा या कंठ मात्रिका। तो कंठ मात्रिका भी सद्य प्राणहर मर्म है, ये भी जत्रु के ऊपर पाया जाता है, और ये क्या है, शिरा मर्म है, ठीक है। उसके बाद आता है गुद। गुद सद्य प्राणहर मर्म है, ये कहाँ पाया जाता है, उदर और उरोगत मर्म में इसको रखा गया है, और ये एक मांस मर्म है, ये मांस से बना होता है। इसके बाद आता है हृदय, ये भी सद्य प्राणहर मर्म है, उरा और उदरगत मर्म में ही इसको रखा गया है, और ये है शिरा मर्म। हृदय में बहुत सारी शिराएं होती है ना, शिराओं से बना होता है, तो ये शिरा मर्म कहलाता है। उसके बाद आता है बस्ती। बस्ती भी सद्य प्राणहर मर्म है, ये भी उदर और उरोगत मर्म है, लेकिन ये क्या है, स्नायु मर्म है, ठीक है, स्नायु मर्म। उसके बाद आता है नाभि। तो नाभि भी आपका सद्य प्राणहर मर्म है, और ये कहाँ पाया जाता है, उदर में पाया जाता है ऑब्वियसली, और ये एक तरह का शिरा मर्म है, ठीक है। उसके बाद आता है स्तनमूल। स्तनमूल ये कालांतर प्राणहर मर्म है। अगर स्तनमूल में चोट लग जाए तो इंसान की मृत्यु तो होगी, लेकिन वो कुछ दिनों में होगी, ठीक है। तो कालांतर प्राणहर मर्म है, उदर और उरोगत मर्म है ये, और ये शिरा मर्म है। इसके बाद आता है स्तनरोहित। स्तनरोहित भी कालांतर प्राणहर मर्म है, ये भी उदर और उरोगत मर्म है, लेकिन ये क्या है, मांस मर्म है। तो स्तनमूल और स्तनरोहित में क्या डिफरेंस है, स्तनमूल शिरा मर्म है, और आपका जो स्तनरोहित है वो मांस मर्म है। दोनों में ये डिफरेंस है। पोजीशंस तो अलग अलग ही है, लेकिन कालांतर प्राणहर मर्म दोनों है, और दोनों ही उदर और उरोगत मर्म में रखे गए हैं। सो नेक्स्ट आता है अपलाप। ये आलाप लिखा है, ये पी छूट गया यहाँ पे। तो अपलाप, अपलाप जो मर्म है वो कालांतर प्राणहर मर्म है, ये भी उदर और उरोगत मर्म है, और ये एक शिरा मर्म है, ठीक है, शिरा मर्म। इसके बाद आता है अपस्तंभ। अपस्तंभ कालांतर प्राणहर मर्म है, ये भी उदर और उरोगत मर्म है, और ये भी शिरा मर्म है। ये आप याद रखिएगा कौन सा मर्म किस प्रकार का मर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीमंत। सीमंत कालांतर प्राणहर मर्म है, जत्रु के ऊर्ध्व पाया जाता है, ऑब्वियसली सर में पाया जाता है ना सीमंत, तो जत्रु के ऊर्ध्वगत ये मर्म है, और ये संधि मर्म है। जहां जहां आपके स्कल की बोन्स जॉइंट होती है वहां वहां सीमंत पाया जाता है, तो ये संधि मर्म है। उसके बाद आता है तल हृदय। तल हृदय भी कालांतर प्राणहर मर्म है, हाथ और पैर में ये पाया जाता है, तो हस्त और पादगत मर्म है ये, और ये है एक मांस मर्म, ठीक। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्षिप्र मर्म। क्षिप्र मर्म क्या है, कालांतर प्राणहर मर्म है, ये हस्त और पादगत मर्म में हाथ और पैरों में पाया जाता है, और ये एक तरह का स्नायु मर्म है। उसके बाद है इंद्रवस्ती। इंद्रवस्ती भी कालांतर प्राणहर मर्म है, ये भी हाथ और पैरों में ही पाया जाता है, और ये एक तरह का मांस मर्म है, ठीक। उसके बाद आता है कटिक तरुण। कटिक तरुण कालांतर प्राणहर मर्म है, ये पीठ में पाया जाता है, पृष्ठगत मर्म है ये, और ये एक तरह का अस्थि मर्म है। इसके बाद आती है पार्श्व संधि। पार्श्व संधि भी कालांतर प्राणहर मर्म है,
पृष्ठगत मर्म है, पीठ में ही पाया जाता है और ये एक तरह का सिरा मर्म है। इसके बाद आती है बृहति। बृहति भी आपकी पृष्ठगत मर्म है, कालांतर प्राणगत मर्म है और ये भी सिरा मर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नितंब। नितंब मर्म आपका कालांतर प्राणहर मर्म है, पृष्ठगत मर्म है, पीठ में ही पाई जाती है और ये अस्थि मर्म है। ठीक है। उसके बाद आता है उत्क्षेप। उत्क्षेप आपका विशल्यग्न मर्म है, जत्रु ऊर्ध्व ये मर्म पाया जाता है, जत्रु से ऊपर यानी सिर प्रदेश में ये मर्म पाया जाता है उत्क्षेप, और ये एक स्नायु मर्म है। नेक्स्ट आता है लोहिताक्ष। लोहिताक्ष भी वैकल्यकर मर्म। लोहिताक्ष ये हस्त और पाद में पाया जाता है और ये सिरा मर्म है। ठीक है, ये सिरा से बना होता है। जानु मर्म वैकल्यकर मर्म है, ये पादगत है, पैरों में पाया जाता है। नी जॉइंट पढ़ा था ना हमने, तो नी जॉइंट में पाया जाता है और ये एक तरह की संधि मर्म है। इसके बाद आता है उरु मर्म। ये उरु है। उरु मर्म जो है वैकल्यकर मर्म है, हस्तपादगत मर्म है और ये सिरा मर्म है। इसके बाद आता है कुर्च। कुर्च है आपका वैकल्यकर मर्म, हस्तपादगत मर्म, हाथ और पैर में पाया जाता है और ये स्नायु मर्म है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटप। विटप भी वैकल्यकर मर्म है, पादगत मर्म है, पैरों में होता है और स्नायु मर्म है ये। ठीक। नेक्स्ट आता है कुरपर मर्म। कुरपर मर्म अभी आपकी वैकल्यकर मर्म है, हस्तगत मर्म है, हाथों में होता है और ये संधिगत मर्म है, एल्बो जॉइंट में पाया जाता है। पढ़ा था ना कुरपर। तो नेक्स्ट आता है कुकुंदर। कुकुंदर कहाँ पे पाया जाता है? पृष्ठगत मर्म है ये, लेकिन ये वैकल्यकर है। अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो विकलांगता आ जाती है ना, पैर, दोनों पैर उसके खराब हो जाते हैं। तो ये वैकल्यकर मर्म है कुकुंदर और ये एक तरह का संधि मर्म है। नेक्स्ट आता है स्थपनी। स्थपनी विषलग्न मर्म है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा तो था, जत्रु ऊर्ध्वगत मर्म है और स्नायु मर्म है। इसके बाद है क्रिकाटिका। वैकल्यकर मर्म है, जत्रु ऊर्ध्वगत मर्म है और संधि मर्म है। नेक्स्ट आता है अंश। अंश भी वैकल्यकर मर्म है। इसमें चोट लगने से आपके दोनों हाथ फंक्शनलेस हो सकते हैं, मतलब जिस अंश में चोट लगे उस साइड का हाथ आपका खराब हो सकता है, शोल्डर जॉइंट खराब हो सकती है, हाथ ऊपर नहीं उठेगा, तो इस तरह के विकलांगता आ सकती है। ये पृष्ठगत मर्म है और ये एक तरह का स्नायु मर्म है। इसके बाद आता है अंश फलक। अंश फलक भी वैकल्यकर मर्म है, पृष्ठ में पाया जाता है और ये अस्थि मर्म होता है। इसके बाद है अपांग मर्म। ये भी वैकल्यकर मर्म है, जत्रु ऊर्ध्व मर्म पाया जाता है, आंखों के साइड में बताया था, अपांग संधि के पास ये मर्म होता है और ये एक तरह का सिरा मर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नीला धमनी। नीला धमनी जो होती है ये भी जत्रु ऊर्ध्व पाई जाती है, ये वैकल्यकर मर्म है और ये भी सिरा मर्म है। उसके बाद आता है कूर्च सिरा। कूर्च सिरा रुजाकर मर्म है, ये हाथ और पैरों में पाई जाती है और ये एक तरह की स्नायु मर्म होती है। नेक्स्ट कक्षधरा। कक्षधरा वैकल्यकर मर्म है, हस्तगत मर्म है, हाथ में पाई जाती है और ये सिरा मर्म है। नेक्स्ट विदुर मर्म। ये भी वैकल्यकर मर्म है, जत्रु ऊर्ध्व ये पाई जाती है और ये स्नायु मर्म है। इसके बाद है फणा। फणा वैकल्यकर मर्म है, जत्रु ऊर्ध्व पाई जाती है, नाक के ऊपर पाई जाती है। पढ़ा था ना, विदुर कान के नीचे पाई जाती है और फणा नाक के ऊपर पाई जाती है। फणी नहीं है, ये फणा है, फणा मर्म बोलते हैं इसको। जत्रु ऊर्ध्वगत मर्म है और ये सिरा मर्म है। इसके बाद आता है आवर्त। आवर्त आपका वैकल्यकर मर्म है, जत्रु ऊर्ध्व पाया जाता है और ये संधि मर्म है। ये उसके बाद आता है गुल्फ। गुल्फ रुजाकर मर्म है, इसमें चोट लगे तो बहुत पेन होता है और ये पैरों में पाया जाता है, पादगत मर्म है और ये एक तरह का संधि मर्म है। मणिबंध भी रुजाकर मर्म है, मणिबंध हाथ में पाया जाता है, हस्तगत मर्म है और ये भी एक तरह का संधि मर्म है। हमने पढ़ा था गुल्फ कहाँ होती है? एंकल जॉइंट पे होती है, लेग्स में, और मणि कहाँ होती है? मणिबंध रिस्ट जॉइंट में होती है। तो ये दोनों ही संधि मर्म है और ये दोनों ही रुजाकर मर्म है, एक हाथ में मिलती है, एक पैरों में मिलती है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कौन सी मर्म कहाँ होती है, किस तरह की मर्म होती है, इसके डिविजन्स कैसे होते हैं, इसके डिवीजन क्यों किए गए हैं, 3 तरह के क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं, है ना। तो आप लोग ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रही, ये जो नाम है ये आप हिंदी में लिखेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने बताया है उसको सुन के आप इसको हिंदी में लिख लीजिए अपनी कॉपी में, तो ये आपको याद करने में इजी भी होगा।
तो यहाँ पे आप लोग सारे पॉइंट्स देख सकते हैं एक साथ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जूम करके आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स सब बताए गए हैं। तो इसी के साथ ही मर्म विज्ञान के इम्पोर्टेंट नोट्स हमने पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शरीर रचना के। लेकिन आज आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, टुडेज क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ अस्थि इज दंत। दंत यानी दांत। हमारी ये जो दांत है, दांत की एनाटॉमी आप देखिए कैसे बनी है ना, कितनी सुंदर है हमारी दांत। तो दांत में रूट होते हैं, है ना, और रूट कनाल होता है, रूट एंड ओपनिंग होता है, यहाँ पे ये ओपन होता है जहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसको मिलती है। सीमेंटम, सीमेंट से ये जैसे सीमेंट स्ट्रक्चर होता है हार्ड स्ट्रक्चर, उसी तरह का एक हार्ड स्ट्रक्चर हमारे दांतों के रूट्स को बांधे रखता है, तो ये सीमेंटम कहलाता है। उसके बाद गम्स, गम्स के अंदर दांत होती है, मसूड़े हमारे, है ना, तो यहाँ पे एनाटॉमी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देन ऊपर जितना हमें दिखता है, ये जो पोर्शन नीचे का है ये तो हमें नहीं दिखता है, जो गम्स के अंदर होती है ये नहीं दिखता है नीचे का पोर्शन, है ना, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो हमें दिखता है। वहां पे हम लोग भी इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ये क्राउन कहलाता है। गम्स के अंदर जो पोर्शन होता है ये रूट कहलाता है। तो क्राउन में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, आपका सबसे सेंटर में आता है पल्प, पल्प के ऊपर रहता है डेंटाइन, और डेंटाइन के ऊपर वाली लेयर होती है एनामल। एनामल हमारी जो व्हाइट लेयर होती है, जो हमारे दांत चमकते हैं ना, जिनकी एनामल बहुत अच्छी होती है उनके दांत बहुत अच्छे से चमकते हैं, है ना। तो ये एनाटॉमी हमने शॉर्ट में पढ़ ली। अब आप लोग बताएंगे कि ये जो अस्थि जो दंत है इसको अस्थि प्रकार में बताया गया, हमने शायद पिछले क्लास में पढ़ी है ये। तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिए कि दंत को किस प्रकार की अस्थि बताई गई है, कौन से क्लासिफिकेशन में किस टाइप में दंत को रखा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एमसीक्यूज कर रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शंस रहती हैं, आपको अच्छे से सोचना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले गलत ऑप्शंस को आपको हटाना है, अच्छे से सोच के आपको फिर जो ऑप्शंस बच गई उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो सोच के आपको आंसर्स निकालने हैं ना। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, सोचना हमें है और सॉल्यूशन भी हमें ही निकालना है। तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, सब लोग अपने दिमाग को एकदम तेज बनाइए, है ना, बादाम खाइए जिससे दिमाग तेज होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे शारीर रचना का। आप लोग तब तक ये चैनल शेयर करिए, ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं एग्जाम देने वाले हैं सबको ये वीडियो भेजिए और सबको बोलिए क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब भी क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप आराम से घर में बैठ के शांति से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। आप सबको हमारा नमस्कार।